वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑफ ऑल यू। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं की। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। किसके बारे में बात करेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे योगात्मक अभिक्रिया की। योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। एडिशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन। नंबर 2 बात करेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया ये 2 प्रकार की होती हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं इनको। नेक्स्ट, तीसरी जो रिएक्शन हम बात करेंगे वो बात करेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया। ये 3 प्रकार की होती है। एक तो हमारे पास होती है तापीय वियोजन, तापीय अपघटन। दूसरी होती है वैद्युत अपघटन और तीसरी होती है प्रकाशीय। क्या होती है? प्रकाशीय अपघटन। ठीक। नेक्स्ट हम बात करेंगे चौथे नंबर पर ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। बोले तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करेंगे आगे चलकर तीव्र एवं मंद अभिक्रिया। तीव्र एवं मंद अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करेंगे हम उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट बात करेंगे हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो इस चैप्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के अंदर बात कर रहे हैं हम यहाँ पर योगात्मक अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया जो कि एकल विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया,
वियोजन अभिक्रिया, अपघटनीय अभिक्रिया भी बोल सकते हैं इनको। 3 प्रकार से होती है, ताप की उपस्थिति में, वैद्युत की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में। इसलिए तापीय अपघटनीय, वैद्युत अपघटनीय और प्रकाशीय अपघटनीय अभिक्रिया बोलते हैं इनको। नेक्स्ट ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी है। ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है और जिसमें ऊष्मा काम आती है, तो ये क्या कहलाते हैं? ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर जो होती है ना, अभिक्रिया की दर, उसके आधार पर हम 2 प्रकार की अभिक्रिया बनाते हैं यहाँ पर। तीव्र अभिक्रिया जो कि बहुत ही तीव्र गति से संपन्न होती है, विदिन ए सेकंड या सेकंड के कुछ हिस्से में संपन्न हो जाती है। मंद अभिक्रिया जो कि कुछ दिन लगाती है, घंटे लगा सकती है, वर्ष लगा सकती है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? मंद अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिनमें मूल जो पदार्थ होता है पुनः अपनी अभिक्रिया के पश्चात वापस मूल अवस्था में आ जाता है। और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो एक बार अभिक्रिया संपन्न हो जाती है तो नए निर्मित अभिक्रिया जो पदार्थ होता है वो पुनः मूल अवस्था में वापस नहीं बदलता है, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? इरिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं इनको। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, अपचयन अभिक्रिया जिनमें हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का निकलना जैसी अभिक्रिया होती है। इन दोनों को मिलाकर हमारे पास एक रेडॉक्स अभिक्रिया भी आती है। क्या आती है? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या आती है? रेडॉक्स अभिक्रिया भी आती है। इस रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम यहाँ पर। तो 1 बाय 1 इस चैप्टर के अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं योगात्मक अभिक्रिया की। किसके बारे में बात करेंगे? योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया। योगात्मक या संकलन अभिक्रिया। देखिएगा इसमें क्या होता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, योगात्मक या संकलन अभिक्रिया के अंदर बात करें हम तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान 2 या 2 से अधिक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान 2 या 2 से अधिक अभिकारक परस्पर मिलकर या आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके दौरान 2 या 2 से अधिक अभिकारक या क्रियाकारक परस्पर मिलकर एकल उत्पाद या एकल क्रियाफल का निर्माण करते हैं, संकलन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो परिभाषा क्या है हमारे पास? इसकी परिभाषा, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक ऑब्लिंग क्रियाकारक परस्पर मिलकर एकल उत्पाद, परस्पर मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, परस्पर मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती हैं? योगात्मक या फिर संकलन अभिक्रिया कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? योगात्मक या संकलन अभिक्रिया कहलाते हैं। देखिए एक मॉडल के रूप में समझाया हमारे पास, माना ये ए है और ये बी है, 2 अभिकारक हैं ए और बी, प्लस ये हमारे पास क्या बना लिया इन्होंने? सी। क्या बना लिया इन्होंने? सी बना लिया। ये हमारे पास क्या है? अभिकारक हैं और ये क्या है हमारे पास? उत्पाद। बोले तो A प्लस बी तीर का निशान C, A प्लस बी, A कोई अभिकारक है, B कोई अभिकारक है, दोनों मिल रहे हैं, क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद C बना रहे हैं। तो इसको हम इस प्रकार लिखते हैं A प्लस बी तीर का निशान C। तो ये क्या है हमारे पास? एक योगात्मक अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया का क्या है हमारे पास? एक मॉडल है
जिसकी सहायता से हम आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं कि किस प्रकार ये रिएक्शन संपन्न हो रही है। अब ये तो हमने मॉडल लिया है, इसके बाद में हम बात करेंगे विशिष्ट एग्जाम्पलों की। किसकी बात करेंगे? विशिष्ट एग्जाम्पलों की बात करेंगे, जिनमें हम देखते हैं अब ये योगात्मक अभिक्रिया के उदाहरण। योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण में नंबर 1 है कोयला का दहन। कोयला का दहन, जब कोयला का दहन किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। क्या बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। कोयला का मतलब होता है कार्बन, और दहन का मतलब जलाने की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन काम आती है, तो O2। तो ये जब कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करता है तो क्या बनाता है? CO2। तो ये एक प्रकार की क्या हमारे पास योगात्मक अभिक्रिया। क्या है ये? योगात्मक अभिक्रिया। ये तो हमारे पास क्या है? कोयला, और ये क्या है? ऑक्सीजन। ये हमारे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। देखो हमने परिभाषा में क्या कहा था कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनके दौरान दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, दो मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? एक का निर्माण कर रहे हैं। तो ये अभिक्रिया कहलाएगी योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया कहलाएगी। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं जल का निर्माण। जल का निर्माण, अब जल के निर्माण में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है, और किसका निर्माण करती हैं? जल का गैस। H2 गैस और O2 गैस। यहाँ जो G का मतलब क्या है हमारे पास? स्मॉल g का मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर? गैस अवस्था। अवस्था बताई जा रही है, भौतिक अवस्था। ये हाइड्रोजन गैस है, ये ऑक्सीजन गैस है, मिलकर क्या बना रही है? H2O। क्या बना रही है? H2O लिक्विड फॉर्म में बना रही है। लिक्विड L मतलब लिक्विड, लिक्विड द्रव। किसका निर्माण कर रही है? जल का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पर हम अगर बैलेंस की दृष्टि से देखें तो यहाँ लगा देते हैं 2। तो ये हमारे पास क्या है? जल का निर्माण क्या है? दो अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं? एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। ये हाइड्रोजन गैस, और ये ऑक्सीजन गैस। क्या बना रही है? मिलकर क्या बना रही है? जल का निर्माण कर रही है। ठीक है। तीसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, गंधक का दहन। तीसरा एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? गंधक का दहन। गंधक का दहन, गंधक बोले सल्फर, दहन मतलब ऑक्सीजन, जला रहे हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बन जाएगा? SO2। ये हमारे पास क्या है? सल्फर या गंधक, और ये क्या है? ऑक्सीजन। क्या बनाया? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाई ऑक्साइड। क्या बना दिया इन्होंने? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन का हाइड्रोजनीकरण। चौथा एग्जांपल, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। एथीन का क्या है? हाइड्रोजनीकरण। तो एथीन का हाइड्रोजनीकरण क्या है? एथीन का जो सूत्र होता है ना हमारे पास, वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या होता है? अब इसका हाइड्रोजनीकरण करा रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? हाइड्रोजन जोड़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? निकिल और प्लेटिनम या पैलेडियम की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है हाइड्रोजनीकरण। ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? CH3CH3। क्या बन जाएगा? ये तो हमारे पास एथीन। क्या है ये? एथीन। और ये क्या बन जाएगा? एथेन। क्या बन जाएगा? एथेन। देखो कैसे है ये हमारे पास, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 2, और हाइड्रोजन कितने? 2। एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पर, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ेगा।
तो क्या हो जाएगा CH3CH, क्या हो जाएगा CH3CH3 हो जाएगा। डबल बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्डिंग में बदल जाएगा, ठीक है। और क्या बन जाएगा हमारे पास, ये एथीन जो है किस में बदल जाएगी, एथेन के अंदर बदल जाएगी। तो चूंकि यहाँ पर भी क्या है, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो ये भी हमारे पास किसकी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया है। और एग्जाम्पल देखेगा हमारे पास, जैसे मैग्नीशियम छड़ को दहन या मैग्नीशियम छड़ का जलना, मैग्नीशियम छड़ का जलाना, मैग्नीशियम छड़ या तार का जलाना। तो यहाँ पर देखो Mg प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या आएगा, जलेगा। तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख बनेगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्या बनेगी, राख बनेगी। ये क्या है हमारे पास, मैग्नीशियम, क्या है ये मैग्नीशियम, और ये क्या है ऑक्सीजन, मिलकर क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। बैलेंस के लिए 2 लगा दो, इधर क्या लगा दो 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तत्व परमाणु की संख्या अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल देखे यहाँ पर। और भी एग्जाम्पल जैसे अमोनिया गैस का निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, अमोनिया गैस के निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये भी क्या है कि योगात्मक या हम कह सकते हैं संकलन अभिक्रिया है। छठे एग्जाम्पल हमारे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे N2+H2, ये क्या है, गैस, नाइट्रोजन गैस, और ये भी क्या है, हाइड्रोजन गैस। उच्च ताप दाब की उपस्थिति में क्या होता है, ये क्या बन जाएगी, NH3, 2 लगा दो और इधर क्या लगा दो, 2 लगा दो। तो यहाँ पर क्या है, ये नाइट्रोजन है, क्या है ये नाइट्रोजन गैस, और ये क्या है, हाइड्रोजन गैस, और ये क्या बन गया, अमोनिया। क्या बन गया ये, अमोनिया। ये भी किस में रूप होती है, गैस में। किस में होती है, ये भी गैस के रूप में होती है। तो देखिएगा हमने आपको 5-6 एग्जाम्पल बताया योगात्मक अभिक्रिया के। पुनः रिपीट कर रहा हूँ मैं इस अभिक्रिया को। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके दौरान 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर परस्पर मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती हैं, योगात्मक या संकलन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हमने एग्जाम्पल दिया कोयले का दहन का, हमने दूसरा एग्जाम्पल दिया आपको जल का निर्माण का, हमने तीसरा एग्जाम्पल दिया आपको गंधक का दहन, चौथा एग्जाम्पल दिया हमने हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया यानी कि एथीन का हाइड्रोजनीकरण, पांचवा एग्जाम्पल दिया हमने आपको, पांचवा एग्जाम्पल अभी तो दिया हमने, किसका दिया था आपको, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है का निर्माण यानी कि मैग्नीशियम छड़ का दहन, और छठा एग्जाम्पल दिया था हमने आपको अमोनिया का निर्माण। तो इस प्रकार हमने आपको ये कौन सी अभिक्रिया बताई, योगात्मक अभिक्रिया, ठीक है। और अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया की। किसकी बात करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो दूसरी अभिक्रिया किसके बारे में बात करेंगे, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, किसी भी यौगिक के अणु के किसी परमाणु या समूह का, किसी भी यौगिक के अणु के किसी परमाणु या समूह का विस्थापन किसी दूसरे परमाणु या समूह से हो जाए, किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है विस्थापन अभिक्रिया। दोबारा रिपीट करता हूँ कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या समूह का, किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या समूह का विस्थापन किसी दूसरे परमाणु या समूह से हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। या फिर हम ये कह सकते हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें
किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व का विस्थापन अधिक अभिक्रियाशील तत्व द्वारा हो जाता है। किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व या परमाणु का विस्थापन अधिक अभिक्रियाशील तत्व या परमाणु द्वारा हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। देखिएगा परिभाषा इसकी, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके दौरान किसी यौगिक से एक परमाणु या समूह का विस्थापन दूसरे परमाणु या समूह द्वारा हो जाता है। या फिर हम कह सकते हैं दूसरी परिभाषा अगर हम बात करें, किसी यौगिक से कम क्रियाशील तत्व परमाणु का विस्थापन अधिक क्रियाशील तत्व परमाणु द्वारा होना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? विस्थापन अभिक्रियाएं। ये दो प्रकार की होती है भाई। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की। एकल विस्थापन और दूसरी द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वन बाय वन हम एक एक के बारे में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। एकल विस्थापन, अब यहाँ पर क्या होगा? एकल विस्थापन के अंदर क्या है? एक परमाणु या समूह का विस्थापन किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा होगा। किसी यौगिक से एक परमाणु या समूह का विस्थापन किसी दूसरे परमाणु या समूह द्वारा होगा, एक का। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएंगी? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले, हम यहाँ पर आपको एक मॉडल के रूप में समझाएं। ये ए कोई कंपाउंड है ए बी प्लस कोई ये कोई दूसरा कंपाउंड है हमारे पास, इसको हम बोल रहे हैं सी। क्या बोल रहे हैं इसको हम? सी। ये क्या करता है? अब ये सी जो है ये बी का रिप्लेसमेंट कर देगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा? ये प्राप्त होगा। तो इसको मैं थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इस तरह से दर्शाता हूँ, हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए बी कोई कंपाउंड था, सी से अभिक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास विस्थापन अभिक्रिया के दौरान क्या बन रहा है? ए सी बन रहा है, और ये क्या बन रहा है? बी। ये क्या बन गया? बी। तो ये हमारे पास क्या अभिक्रिया हो गई? एकल विस्थापन अभिक्रिया है। कैसे भाई? यहाँ पर किसी यौगिक से किसी परमाणु या समूह यानी कि बी का विस्थापन किसी दूसरे परमाणु या समूह सी द्वारा विस्थापन हो गया है। तो क्या बन गया हमारे पास? ये यहाँ से ए बी थे दोनों, अब इनमें से बी को हटाकर कौन आ गया? सी आ गया। सी को यहाँ ने सी को जो सी है यहाँ पर ए के साथ जुड़ गया और बी को इसने रिप्लेस कर दिया, बाहर कर दिया। तो अब ये कंपाउंड नया बना जो हमारे पास क्या बना है?
ये Ac+B बना है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया अगर जिंक के साथ कराई जाए, CuSO4 प्लस जिंक, CuSO4 प्लस जिंक, ये क्या है हमारे पास कॉपर सल्फेट, ये क्या है हमारे पास जिंक। अगर इसकी अभिक्रिया कराई जाए, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किससे कराई जाए, जिंक के साथ कराई जाए, तो क्या बढ़ेगा भाई, क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये जिंक सल्फेट बना है, क्या बना है, जिंक सल्फेट, और ये क्या बन गया, कॉपर। यहाँ पर ये जो जिंक है, ये जिंक है, इस जिंक ने किसको रिप्लेस कर दिया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। कॉपर की जगह आ गया कॉपर सल्फेट में जो जिंक की अभिक्रिया कराई, तो यहाँ पर जिंक जो है कॉपर सल्फेट में कॉपर की जगह आ गया, और क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया, और कॉपर को इसने बाहर कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, एक परमाणु या एक समूह का विस्थापन हो रहा है, तो इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, एकल विस्थापन कहेंगे। क्या कहेंगे, एकल विस्थापन। इसी प्रकार नेक्स्ट अभिक्रिया हम करते हैं जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया। जिंक की कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया हो गई ना। और भी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम बात कर ले मैग्नीशियम सल्फेट की अभिक्रिया कैल्शियम से, मैग्नीशियम सल्फेट की अभिक्रिया किससे कराएं, कैल्शियम से कराएं। मैग्नीशियम सल्फेट है ये, और ये क्या है, कैल्शियम। अब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4 प्लस Mg। तो देखिएगा यहाँ पर क्या है, Mg जो है, इस Mg को किसने रिप्लेस कर दिया, कैल्शियम ने रिप्लेस कर दिया, और क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट। और यहाँ क्या प्राप्त हो गया हमारे पास, मैग्नीशियम। इन अभिक्रियाओं के अंदर एक बात हमें मालूम हो रही है कि यहाँ पर ये जो कैल्शियम कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट जो कॉपर है ना, ये कम अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है, और ये क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है। अगर इसी प्रकार हम यहां देखें तो ये मैग्नीशियम क्या है, कम अभिक्रियाशील, और ये कैल्शियम क्या है, अधिक अभिक्रियाशील। तो किसी भी यौगिक से कम अभिक्रियाशील जो तत्व होता है या परमाणु होता है, वो अधिक अभिक्रियाशील तत्व या परमाणु द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। विस्थापित करने के लिए क्या होगा भाई, अभिक्रियाशीलता चाहिए, और अभिक्रियाशीलता जो अधिक अभिक्रियाशील होगा वो कम अभिक्रियाशील को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, उसको उसकी जगह से हटाकर खुद आ जाएगा, स्वयं स्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर सीधी भाषा में देखें तो एक तत्व परमाणु का विस्थापन हो रहा है यहाँ पर, दूसरी भाषा में देखें तो यहाँ पर किसी यौगिक से कम अभिक्रियाशील तत्व परमाणु का विस्थापन अधिक अभिक्रियाशील तत्व परमाणु की द्वारा हो रहा है। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर कम अभिक्रियाशील है, और जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। इस कारण कॉपर को ये जिंक विस्थापित कर देगा, और जिंक क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, और कॉपर बाहर निकाल देगा। नेक्स्ट अभिक्रिया के अंदर मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम है। तो कैल्शियम जो है हमारे पास अधिक अभिक्रियाशील, और मैग्नीशियम क्या है, कम अभिक्रियाशील। इस कारण क्या है, कैल्शियम सल्फेट बनकर मैग्नीशियम को क्या कर देगा, ये बाहर निकाल देगा। तो ये अभिक्रिया हम बात करते हैं। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे आयरन सल्फेट है। आयरन सल्फेट की अभिक्रिया अगर हम किससे कराएं, आयरन सल्फेट की अभिक्रिया किससे कराएं, जिंक से कराएं, FeSO4 प्लस Zn। तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Fe, क्या बनेगा। अब यहाँ पर देखेगा ये क्या है, कम अभिक्रियाशील, लेस रिएक्टिव है, कम अभिक्रियाशील है। और ये क्या है, अधिक अभिक्रियाशील। बोले तो मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ये क्या है, मोर रिएक्टिव। तो ये जिंक जो है ये किसकी जगह आ जाएगा, आयरन की जगह आ जाएगा। क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट और आयरन। आयरन को क्या कर देगा, ये भगा देगा।
दूर कर देगा, इससे अलग कर देगा। किससे? फेरस सल्फेट से। फेरस सल्फेट से आयरन को क्या कर देगा? ये आयरन सल्फेट से आयरन को क्या करेगा? अलग कर देगा। और कौन आ जाएगा इसकी जगह? जिंक आ जाएगा। तो क्या बना लेगा? जिंक सल्फेट। ठीक है। तो एक समस्या आ रही होगी आप लोगों के पास है कि सर ये अधिक अभिक्रियाशील और कम अभिक्रियाशील का कैसे पता चले? तो इसके लिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ आपको। अधिक अभिक्रियाशीलता के आधार पर कुछ तत्वों की एक टेबल आती है, एक सारणी आती है, वो अपन को याद रखनी पड़ती है। अभिक्रियाशीलता के आधार पर कुछ तत्वों को हमने व्यवस्थित किया है, उस टेबल को मैं आपको इस प्रकार बताते हैं, इस प्रकार दर्शाते हैं।